हाय, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम लवनीत कौर। तो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे लेक्चर कैडरे के 2021 के पीवाईक्यूज को सॉल्व। उसके बाद 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे और मैंने बोला था बाकी के हम अगली क्लास में करेंगे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास। ठीक है, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कांटेक्ट दिख रहा है आपको, और हम आपको एक लेवल दिखाना चाहते हैं कि एग्जाम का क्या लेवल होता है, इसलिए हम पीवाईक्यूज सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इन टेट्राडायनेमस कंडीशन द अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमन इज। अब अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन टेट्राडायनेमस कंडीशन में कैसा होता है? ठीक है, चलिए इसमें होता कैसे है। चार लॉन्ग, इस तरह से चार लॉन्ग होते हैं और दो शॉर्ट स्टेमन होते हैं। ठीक है, दो लॉन्ग, आउटर वाले क्या होते हैं? लॉन्ग, और इनर वाले क्या होते हैं? शॉर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What is the position of petals which form a boat-shaped structure in Papilionaceous corolla? अब ये बात कर रहे हैं पेटल्स की, और पेपिलोनेशियस होता है पी प्लांट में, ऐसा कुछ होता है। पी प्लांट में ऐसा ही एक चीज होती है, मतलब पेपिलोनेशियस कोरोला जो होते हैं वो पी प्लांट में भी होते हैं, और इनके क्या होते हैं, दो पेटल्स मिलके एक बोर्ड शेप्ड की शक्ल बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, जो दो पेटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एंटीरियर पेटल्स। ठीक है, एंटीरियर पेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए आगे चलते। ट्रिटिकम डायोकम इज कॉमनली नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम? एमरवीट बोलते हैं और हर्ल्ड वीट बोलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना आप, क्योंकि आपके काम आने वाला है ये। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यही पूछ रहे हैं, हर्ल्ड वीट वाला नाम आ जाए, तो इसीलिए आप इन दोनों नाम को याद रख के चलना। ठीक है, चलिए। द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम इज, एक ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम है क्या? फेजियोलस ओरियस, फेजियोलस मंगो, ठीक है, और कैजेनस कैजेन, और सीसर राइटिनम। ये हमारी क्या है? ऑप्शन है। तो एक विग्ना मंगो भी बोला जाता है, इसको विग्ना मंगो भी बोलते हैं, और फेजियोलस मंगो भी बोलते हैं। दो नेम है ब्लैक ग्राम के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, मेमोराइज करके रखना। साइंटिफिक नेम की बात हो रही है। निकोटिन, निकोटिन क्या है? एक एल्कलॉइड है जो कि हमें मिलता है एक प्लांट से, जिसको हम बोलते हैं निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम, ठीक है, और ये जो प्लांट है ये सोलेनेसी का है। दिस प्लांट बिलोंग्स टू सोलेनेसी। सोलेनेसी हमारी टोमेटो फैमिली, पोटैटो फैमिली, वो सारी फैमिलीज कौन है? सोलेनेसी में आती है, मतलब ये सारे बंदे सोलेनेसी में आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा, मेडिसिनल प्लांट है। विदानिया सोमनीफेरा, ये भी सोलेनेसी में आता है। मिर्च भी सोलेनेसी में आती है। तो ये सारे प्लांट्स हमारे किसमें आते हैं? सोलेनेसी। चलें आगे। ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन, सबसे इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट। ठीक है, केल्विन किसके लिए होता है? टेम्परेचर की बात करते हैं केल्विन में। ठीक है, न्यूटन क्या है? फोर्स है, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। और जूल्स क्या है? वर्क डन। पढ़ा है ना फिजिक्स में, वी ऑल हैव स्टडीड वंस इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, तो पास्कल्स क्या है? पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। चलिए, द इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन अराउंड द लीव्स ऑफ प्लांट कोरिस। अब CO2 की कंसेंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है लीफ के अराउंड, वो क्यों हो रही है? ये है हमारी लीफ। अब एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी क्या, हम सबकी लाइफ पे डिपेंड है। हमें कोई मैगी का पैकेट दे रहा है, हम मना करेंगे? हम बोलेंगे आने दो आने दो, मैगी है भाई, मैगी तो हर कोई खाता है। तो इसी तरह प्लांट के आसपास हमने उसको रॉ मटेरियल दे दिया जो कि है CO2। अब प्लांट क्या बोलेगा? नहीं, जाने दो, नहीं, वो बोलेगा आने दो आने दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने लीव्स को खोल लेगा, स्टोमेटा को बड़ी जल्दी खोल लेगा। ठीक है, स्टोमेटा ओपनिंग करवाएगा, स्टोमेटा ओपनिंग करवाएगा, और जिससे क्या होगा कि CO2 आएगा, और CO2 से ही तो आगे ग्लूकोज बनता है, राइट?
ग्लूकोज बनता है तो CO2 है क्या, रॉ मटेरियल है जिससे वो ग्लूकोज बनाएगा, तो वो मना नहीं करेगा, उसको आने देगा, आने दो, और अपनी फोटोसिंथेसिस को जारी रखेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा। चलिए आगे। In which one of the following plants would metabolism be hindered if the leaves are coated with wax on their upper surface? Leaves पे अगर वैक्स लगी तो किस प्लांट पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नीलंबो एक ऐसा प्लांट है जो पानी में रहता है और इसकी रूट्स सॉइल में नहीं है, पानी के ऊपर ही रहता है, फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट है नीलंबो। फ्री फ्लोटिंग प्लांट है तो इसकी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपिरेशन से पूरी होती है। कहां से पूरी हो रही है? ट्रांसपिरेशन से पूरी हो रही है। मिनरल की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो रही है? ट्रांसपिरेशन से पूरी हो रही है। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, वैक्सी कोट आ जाएगी लीफ पे, ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगी, मिनरल की रिक्वायरमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है, मिनरल की रिक्वायरमेंट जब बंद हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी, तो इसलिए क्या है, नाम है नीलंबो इस प्लांट का, जिसका सारा सिस्टम, सारा मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा अगर हम इसकी ट्रांसपिरेशन को रोक देंगे। ट्रांसपिरेशन को कैसे रोक देंगे? वैक्स की लेयर लगा के लीव्स पे। ठीक है, चलिए आगे। Which one of the following is the magnesium deficiency syndrome? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पहले तो बात सुनो, क्लोरोसिस क्या होता है? येलोइंग ऑफ लीफ और या लॉस ऑफ ग्रीन कलर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। अब एक कंपनी है वो फाइनेंशियल लॉस में चल रही है, फाइनेंशियल लॉस में चल रही है तो वो क्या करेगी? अपने ओल्डर एम्प्लॉइज को निकालेगी पहले, क्योंकि जो उसको काम कम दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं, वही उनको ही निकालेगी। यंगर को तो बचा के रखेगी क्योंकि यंगर एम्प्लॉइज हैं, वो तो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, उसका पैसा ला के दे रहे हैं। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ प्लांट्स, जो ओल्डर एम्प्लॉइज हैं वो क्या कर रहे हैं? ओल्डर लीव्स की बात कर रही हूँ, फोटोसिंथेसिस कम कर रहे हैं, बाहर हैं, झड़ जाएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, और प्लांट्स अगर इनको येलो पहले होने देगा, इनके ग्रीन पिगमेंट को, मैग्नीशियम का लॉस यहाँ आने देगा, फाइनेंशियल लॉस यहाँ आने देगा, तो कंपनी की प्रोडक्शन तो यंग वाले करते रहेंगे ना। अगर यंग को ही निकाल देगा फिर प्रोडक्शन कहां से आएगी? फिर तो कंपनी पक्का ही लॉस में जाएगी। तो इसलिए क्लोरोसिस जो पहले दिखती है वो कहां दिखती है? हमारे ओल्डर लीव्स में, फिर दिखती है यंगर लीव्स में। तो यहां हमारी कौन सी ऑप्शन सही हो जाती है? क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स। चलिए आगे। Which method of hydroponics is used for raising plants in solution filled containers such as glass jars, buckets, tubes and water tanks? बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक्स है क्या? ये हमने क्या ले लिया? वाटर टैंक ले लिया। ये प्लांट है, ये भी प्लांट है, यहां क्या आ रहा है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आ रहा है। एक हमने मोटर लगा दिया इधर, मोटर को इग्नोर करना। ठीक है, ये एक हमने मोटर लगा दी है, ये क्या कर रही है? घूम रही है और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को वापस यहाँ दे रही है और थ्रू ग्रेविटी ये अपने आप इधर आ रहा है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इनको जा रहा है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो यू माइट बी सरप्राइज्ड कि इसमें सॉइल नहीं होती, सॉइल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी नीड हम कहां से पूरी कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम से, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से, जो उनकी रूट्स को बार बार वहां से जा रहा है और रूट्स उनको मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, और इसको हम बोल देते हैं स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर। ठीक है, चले आगे। करेक्ट पाथ कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स। पहले बताती हूँ, रूट्स का ये आ गया, हेयर आ गया। ठीक है, हेयर आ गया, इसके बाद एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया। चलिए,
अब ये हेयर है, हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर, हमें पता है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यही करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया ये इंक्रीज कर रहे हैं, तब उसके बाद मिनरल्स यहां से यहां आ रहे हैं, ये एपिडर्मिस भी है, आउटर लेयर। उसके बाद मिनरल कहाँ आ रहे हैं, कोटेक्स आती है, उसके बाद कोटेक्स में आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आ गई, एंडोडर्मिस पे क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यहाँ आती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद आता है जाइलम। अब जाइलम की बात करें, अगर जाइलम यहाँ पे पहले भी दिया है, अगर जाइलम पहले ही आ गया तो हमें पेरिसाइकिल लेके ही क्यों जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो जाइलम ही कर रहा है सब कुछ, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है, जाइलम करवा रहा है, समझ आया पॉइंट। चलिए, तो इसका है आंसर थर्ड, रूट एपिडर्मल हेयर, फिर कोटेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम। चलिए, formation of organic nitrogen compound like amino acid, organic nitrogen compound like amino acids या amine from inorganic nitrogen compound is called, इसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन का बनना, इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोल देंगे। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के लिए अवेलेबल करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनिया से या अमाइन से हमने क्या कन्वर्ट करवाया, नाइट्राइट बनाई, उसको हम बोल देते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब नाइट्रेट से नाइट्रोजन को बनाना, उसको हम बोल देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है ये टर्म्स, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं इन सब के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अमाइनो एसिड्स, अमाइंस कुछ भी रख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये दोनों आ गए, ठीक है। चलते हैं आगे। The rate of photosynthesis in most plants increase at higher temperatures. Some plants have evolved a somewhat roundabout system to deal with this problem. This series of reactions is called. अच्छा, बात कर रहे हैं C4 प्लांट्स की और C3 प्लांट्स की। एफिशिएंसी कौन ज्यादा दिखाता है, C4 प्लांट। इतना एफिशिएंट है, 2 से 3 टाइम ज्यादा एफिशिएंसी दिखा रहा है C3 प्लांट से। फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, अच्छी खासी कर रहा है, और अडेप्टेबिलिटी भी हाई है। अडेप्टेबिलिटी हाई है मतलब हायर टेम्परेचर में भी अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। तो कौन करेगा ये जो रिएक्शन चल रही है, तो उसको हम बोल देते हैं C4 पाथवे, ठीक है। C4 प्लांट्स के इतने एफिशिएंट हैं कि हमें उनकी तारीफ में जितने शब्द बोलने हैं उतने कम है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम उन्होंने इवॉल्व किया है ताकि इन प्रॉब्लम से डील कर सके वो, तो उसका नाम है C4 पाथ। चलिए, where do the photons come from that is essential for the proper functioning of oxidative phosphorylation। अब होता क्या है, हमने पढ़ा है फोटो एक्साइटेड, फोटोन्स एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ हो रहे हैं, ये हमारा क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे हमने बाकी सारे पिगमेंट्स हैं, और यहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, और एक फोटोन एक्साइट हो रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ते कहाँ है, हम लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं ये सारी चीजें। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में ये फोटोन एक्साइट होता है ना, राइट, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? एटीपी तो है, बनता है, ऑक्सीजन भी, NADP, HB, क्या नहीं बनता? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो कब बन रहा है? डार्क रिएक्शन के बाद बन रहा है ग्लूकोज। और डार्क रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन किस पे? लाइट पे डिपेंडेंट है, बट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्लूकोज क्या है? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं। नेक्स्ट, वेयर डू द protons come from that make up the proton gradient used in the light reaction of photosynthesis? पढ़ी है, splitting of water पढ़ी है। अब इसके बाद, इसके लाइट रिएक्शन के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही तो होना था। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही तो होता है। वाटर टूटता है किसमें? H पॉजिटिव आयंस में। H पॉजिटिव आयन में वाटर टूट रहा है ना, तो जो लाइट रिएक्शंस में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से बना? वो वाटर से भी तो बन रहा है, H2O। नेक्स्ट, in non-cyclic photosphorylation the ultimate acceptor of electrons that have been produced from splitting of water टूट रहा है, H पॉजिटिव बन रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो उनको आगे एक्सेप्ट कौन कर रहा है? CO2 कर रहा है। ठीक है, CO2 आगे उनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो अल्टीमेट एक्सेप्टर कौन है? CO2 is CO2। चलिए, assume the combined process of photosynthesis and cellular respiration। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन इकट्ठे हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लाइट रिएक्शन का पार्ट है, तो वो क्या कर रहे हैं? एंड में कहां अटैच हो जाएंगे? O2 क्या बना रहे हैं? H2O बनाएगी। अब O2 बेसिकली अब हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस में O2 बन रही है और यहाँ O2 यूज हो रही है, और वापिस हमें पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लाइट रिएक्शन में O2 कहां अटैच हो जाएगी ताकि वो H2O नहीं बना सके, जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, O2 जो बनेगी वो H2O से अटैच हो जाएगी ताकि आगे जाके वो नई H2O बना सके, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होके O2 के साथ अटैच होंगे ताकि वाटर बन सके, हमारा वाटर बने जो आगे काम आए। ठीक है, अगेन फिर से रिएक्शन में काम आ जाए। चलिए, what process in cellular respiration is essentially the reverse of carbon fixation in photosynthesis? अच्छा, कार्बन फिक्सेशन में हमें पहले तो देखो, रिवर्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करना। अब हमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है, टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है। ठीक है, उसके बाद तो इसको हम लेके आएंगे, एसिटाइल CoA को यूज करेंगे। एसिटाइल CoA किसमें यूज हो रहा है? सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज हो रहा है, और बन क्या रहा है? यहाँ पे CO2 बन रही है। ठीक है, प्रोड्यूसेस CO2, रिलीजेस CO2। ठीक है, एसिटाइल CoA यूज हो रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और क्या बन रहा है? CO2 बन रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे व्हाट प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली रिवर्स है कार्बन फिक्सेशन का। जो कार्बन फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस में हो रही है उसका रिवर्स कहाँ हो रहा है? सिट्रिक एसिड साइकिल में। क्लियर है पॉइंट? वहां पे क्या हो रहा है? CO2 इज यूटिलाइज्ड, हियर CO2 इज रिलीज्ड। राइट? चलिए, अगर हम ऑक्सीजन को CO2 बना दें और CO2 को हम प्लांट को दे दें, तो कह रहे कि हमें लेबल्ड ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? प्लांट में CO2 से क्या बन रहा है भाई? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ही तो बन रहा है, ग्लूकोज ही तो बन रहा है। तो वो जो चीज हमें मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी? ग्लूकोज से ही मिलेगी। अल्टीमेटली क्या बन रहा है?
ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के बाद हमारा रिजल्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। तो जो चीज हमने इसमें फोटोसिंथेसिस में डाली है वो कहाँ मिलेगी, ग्लूकोज में ही तो मिलेगी। इजी, इन द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड। आंसर। चलिए, tendrils of garden pea coiling around any spot signify which type of movements। जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं टच को, मतलब अगर कहीं टच हो जाए तो वो सेंस करते हैं, लटक जाते हैं ना टेंड्रिल्स, क्या होते हैं, लीफ की मॉडिफिकेशन, जो बेल वगैरह लटक जाती है हमारी, कहीं भी स्पॉट मिले दे जस्ट कॉइल अराउंड दैम, ठीक है, इस तरह से। तो वो क्या शो करते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, कि कोई चीज उनके कांटेक्ट में आए जिससे वो लटक के ऊपर पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं हम थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है। Who demonstrated that cut tip of canary grass seedling resumes phototropic sensitiveness when pasted back into its original position। अब होता क्या है, जो कट टिप है ना कैनरी ग्रास की, उसमें क्या किया, एक साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने क्या किया, उसको वापिस लगा दिया, कट किया, ये पीस हटाया और ये पीस अलग अलग हो गया और फिर से वापिस जोड़ दिया। अब जब उसको जोड़ा तो उसमें कुछ फाइटो हॉर्मोन्स मिले, कुछ ऐसे फाइटो हॉर्मोन्स मिले जिन्होंने उसकी वापिस ग्रोथ करवा दी, और वो क्या हुआ, धूप को देख के वापिस उसने सेंसिटिविटी शो की। प्लांट मुड़ जाते हैं ना धूप की तरफ, पता है हमें, है ना, तो उसने धूप की तरफ सेंसिटिविटी शो की, और क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हॉर्मोन्स थे जिनसे उसकी ग्रोथ फिर से कंटिन्यू हो सकी। और ये एक्सपेरिमेंट किया था बॉयसर और जेनसन। ठीक है। उसके बाद डार्विन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बड़े सारे साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए, जिब्रेलिन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम। जिब्रेलिन्स की बात करते हैं। जिब्रेलिन्स कहाँ, एक जिब्रेला फ्यूजिकोरा, अच्छा यहां से नहीं स्टार्ट करती हूँ, रुको। जिब्रेलिन हमें मिला था राइस की सीडलिंग से। राइस की सीडलिंग्स कर क्या रही थी, बहुत ही लंबी होती जा रही थी, फुलिश सीडलिंग बोला जाता। पागल है यार, लंबा ही होता जा रहा है ठीक है, तो फुलिश सीडलिंग बोला था उनको, ऐसे बोला था यार, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, क्योंकि लंबी इतनी होती जा रही थी। अब जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा एक जिब्रेला फ्यूजिकोरी नाम की फंजाई उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोरी नाम की फंजाई उसको अफेक्ट कर रही है। अब ये जो नाम की फंजाई है, ये क्या कर रही है, इतना इफेक्ट डाल रही है उस पे, और जिससे वो लंबा होता जा रहा है, हाइट, बहुत ज्यादा हाइट गेन कर रहा है, और जो यील्ड है वो काफी लो है, मतलब जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ही कम है। सारा जोर तो यार लंबे होने पे डाल दिया, तो ग्रेन्स पे कहाँ कुछ लगा। ठीक है, तो ये क्या है, फंजाई से हमने जिब्रेलिन्स को डिस्कवर किया। कौन सी फंजाई, जिब्रेला फ्यूजिकोरा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, which one of the following is known to induce flowering in pineapple? पाइनएप्पल की बात कर लें, सॉरी फ्लावरिंग की बात कर लें, या फ्रूट के राइपनिंग की बात कर लें, तो एक ही हार्मोन है, एक ही बंदा है, कौन है, इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है, एक गैस है जो क्या करती है, आगे जाके क्या, हमेशा ही ऐसे करती है। अगर हम पका हुआ केला बाकी कच्चे केलों के साथ रखे तो वो सबको पका देता है। ठीक है, तो इथाइलिन वो गैस है, इथाइलिन वो प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करवा सकता है। डन। बाकियों का पता है ना रोल, ये रोक भी देता है ग्रोथ को, ये एंटागोनिस्टिक है, ये ग्रोथ करवाता है, और ये सेल साइटोकाइनिन क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है फ्रूट्स में। ठीक है, सबका पता है ना। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉकिंग फन। वॉकिंग फन हम किसको बोलते हैं, एडिएंटम कोडेटम। क्यों बोलते हैं, इसके ना लीव्स होते हैं जो, वो क्या करते हैं, सॉइल में जहां भी टच हो गए, सॉरी टच करना है हमें, तो
सॉइल में यहाँ टच हो गए, मान लो यहाँ से नया प्लांट आ जाएगा इसका, मान लो फिर ये जाके आगे टच हो गए कहीं तो यहाँ से नया प्लांट आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी अपीयरेंस देता है जिसमें ये आगे जाके इस तरह से यहाँ पे ग्रो कर जाएगा, ये हुआ ग्रो, और ये यहाँ टच कर गया मान लो, और यहाँ से एक नया आ गया, तो वॉकिंग वाली अपीयरेंस दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉकिंग फर्न। ठीक है, तो एडियंटम कॉर्डेटम को क्या बोलते हैं हम, वॉकिंग फर्न। चलिए ठीक है, फिर हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने अगले कर चुके हैं, और अगली क्लास में हम आगे के 25 मतलब जितने भी हो सकेंगे हम उतने क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप ये आपको हेल्प कर रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उससे आपको काफी हेल्प मिली होगी कंसेप्ट को समझने के लिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे जो स्क्रीन पे हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं आप उन पे कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।